वेलकम टू CIZ प्लस। इस वीडियो में हम देखते हैं कि UPPSC AE एग्जाम की जो पोस्ट निकली है जिसका एग्जाम 1 नवंबर को है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 2013 में लास्ट हुआ था, उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्योंकि हमें पता है अभी बहुत ही कम 1 नवंबर को एग्जाम में इतना कम टाइम है। सबसे बेस्ट तरीका होता है प्रिपरेशन का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर हम सारे कर लें तो हमें ये आइडिया हो जाता है कि ये एग्जाम किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है, यहाँ पे किस लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं, क्या रेंज है, क्या क्या कुछ फ्रीक्वेंट टॉपिक्स हैं जो इस एग्जाम के लिए फेवरेट हैं, जो कि बहुत यूजफुल है। वो हम देखते रहेंगे, साथ साथ में बताता रहूंगा कि पर सब्जेक्ट पर टॉपिक कौन से टॉपिक जरूरी हैं। आप लोग इस लिमिटेड टाइम में उनको अच्छे से कवर कर लेंगे, साथ ही साथ क्वेश्चंस करते हुए चलेंगे, उसके साथ जितनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पॉसिबल है वो बताते हुए चलेंगे। आप देख सकते हैं, आप इसकी डिटेल नोटिफिकेशन एक बार पढ़ सकते हैं रिमेंबर करने के लिए कि 712 पोस्ट हैं, उसकी कैटेगरी कैसी है, जनरल, SC ST OBC में कैसे कैसे कितनी पोस्ट हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम है सिविल के लिए। तो हम लोग इसका आज की डेट में क्या करेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चंस देखेंगे प्रीवियस ईयर 2013 के। तो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द Froude number of a hydraulic jump is more than 9, this jump is classified as। hydraulic jump की क्लासिफिकेशन होती है किसके बेस पे, Froude नंबर के बेस पे, F1 के बेस पे बेसिकली। तो उसके केस में एक टेबल बनता है कि Froude नंबर, जो इनिशियल Froude नंबर है F1 बेसिकली, वो कैसे कैटेगरी करता है कि किस टाइप की जंप होगी। तो ऐसे हम लोग देखते हैं। पहला होता है, अगर F1 जो है मेरा 9 से ज्यादा हो, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग जंप। अगर मेरा F1 हो 4.5 से लेके 9 तक, अगर 4.5 से लेके 9 तक हो दैट इज कॉल्ड स्टेडी जंप। और अगर 2.5 से लेके 4.5 तक होगा तो दैट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी जंप। एंड 1.7 से 2.5 तक होता है वीक जंप। एंड बिलो 1.7 इज कॉल्ड अनड्यूलेटेड जंप। तो आपको ये कंडीशंस याद रखनी है जंप के केस में। इसमें हमें बोला हुआ है 9 से अगर ज्यादा है Froude नंबर तो क्या होगा, दैट इज स्ट्रॉन्ग जंप। तो बी ऑप्शन को टिक कर देंगे, स्ट्रॉन्ग जंप हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला हुआ डिस्चार्ज क्यू इन अ ट्रायंगुलर वियर वेरीज एज। हमें पता है वियर क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन स्ट्रक्चर होता है एक किसी भी रिवर पे, किसी फ्लोइंग वाटर पे। तो वियर क्या करता है, डिस्चार्ज मेजरिंग डिवाइस होता है बेसिकली। तो इसका अब जो ट्रायंगुलर वियर है उसका डिस्चार्ज कैसे नापा जाता है, इसका डिस्चार्ज होता है Q इज इक्वल टू 2/3 अंडर रूट 2/3 इंटू H 3/2 इंटू CD दैट, और सॉरी इंटू लेंथ ऑफ द वियर इंटू CD, दैट इज द फॉर्मूला। तो ये पूछ रहा है H पे कैसे डिपेंड कर रहा है। अगर हम देखें इस फॉर्मूले में बाकी सबको कांस्टेंट मान लें, इसको और इसको, तो H से कैसे वेरी कर रहा है, 3/2 मतलब 1.5। तो H की पावर 1.5 से ये वेरी कर रहा है ट्रायंगुलर वियर, तो दैट विल बी द आंसर। बस हमें ये याद रखना, ये आप याद भी रख सकते हैं कि ट्रायंगुलर वियर H से कैसे वेरी कर रहा है, पावर 1.5 से। फॉर्मूला याद है तो आंसर अपने आप आएगा। आप देख सकते हैं किस तरह सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नथिंग ऐसा, अभी तक हमें ऐसा नहीं लगा है कि कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स पूछ लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ रेक्टेंगुलर ओपन चैनल कैरीज अ डिस्चार्ज ऑफ 15 क्यूमेक्स
क्यूमेक्स होता है मीटर क्यूब पर सेकेंड at a depth of flow as 1.5 meter and bed slope as 1:1440 if only slope change to 1 by 1000 with same depth of flow discharge will be। देखो बोला हुआ कि पहले डिस्चार्ज कितना है, जो Q1 बोल देता हूं मैं इसको, Q1 डिस्चार्ज कितना है 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड, मैं क्यूमेक को मीटर क्यूब पर सेकेंड बोल रहा हूं। डेप्थ ऑफ फ्लो दी हुई है, ठीक है। उसके बाद स्लोप दी हुई है, स्लोप क्या है S1, ये स्लोप दी हुई है। उसके बाद मुझसे पूछा गया कि अगर S2 है मेरी दिस, तो Q2 बताओ। हमें Q और S में एक रिलेशनशिप चाहिए, हमें पता है लीनियर रिलेशनशिप तो है नहीं कि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लूं, रिलेशनशिप चाहिए। और ओपन चैनल फ्लो में डिस्चार्ज का फॉर्मूला कौन देता है, मैनिंग्स फॉर्मूला स्लोप की टर्म्स में। तो मैनिंग्स फॉर्मूला क्या बोलता है, Q इज इक्वल टू 1/n A इंटू R की पावर 2/3 टू रूट S, दैट इज द फॉर्मूला। और बाकी चीजें कांस्टेंट है, डेप्थ ऑफ द फ्लो कांस्टेंट है। अगर डेप्थ ऑफ द फ्लो कांस्टेंट है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हो रहा, तो मेरा ये भी सेम है, ये भी सब कुछ सेम है, एन भी मैनिंग्स कोफिशिएंट भी चेंज नहीं हो रहा, तो सिर्फ रूट एस पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब मुझे ये समझ आया कि जो Q इज प्रोपोर्शनल टू रूट एस, तो ये लिख सकता हूं मैं Q1 बाय रूट S1 इज इक्वल टू Q2 बाय रूट S2, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो Q1 कितना है 15 और रूट S1 हो जाएगा दिस, और Q2 हो जाएगा दिस, वो 1 में करके आ जाएगा, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं आराम से। इधर Q2 का आंसर आ जाता है 18 मीटर क्यूब पर सेकेंड, दैट विल बी द आंसर। यहाँ पे बी ऑप्शन आ जाता है 18 क्यूमेक्स इज द आंसर। इतना सिंपल है, मेरे को ये थ्योरी इसलिए बतानी पड़ी सॉल्व करने के लिए। अगर आपको प्रैक्टिस है इस क्वेश्चन की तो आप डायरेक्ट ही देख सकते हो कि Q इज प्रोपोर्शनल टू रूट एस, ऐसे ही किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं। क्या पता मैनिंग्स कोफिशिएंट अगली बार चेंज कर दिया जाए, तब क्या होगा, Q इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय मैनिंग कोफिशिएंट, बाकी सब कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ डेप्थ 0.6 meter and Froude number of 2 in a rectangular channel and specific energy will be। बोला हुआ है कि डेप्थ ऑफ द फ्लो है 0.6 मीटर और उसके बाद फ्राउड नंबर दिया हुआ है 2, रेक्टेंगुलर चैनल है और स्पेसिफिक एनर्जी पूछी हुई है। तो स्पेसिफिक एनर्जी का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, तो स्पेसिफिक एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू y प्लस वी स्क्वायर बाय 2g, दैट इज द फॉर्मूला, क्योंकि इसमें डेटम नहीं होता। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी। अब इस फॉर्मूले में y तो पता है, कितना है y 0.6 मीटर, लेकिन 2g भी पता ही होता है, v नहीं पता, v अननोन है। v का निकालने का तरीका इसने कहां दे रखा है, फ्राउड नंबर से। अब रेक्टेंगुलर चैनल लिखूंगा, फॉर रेक्टेंगुलर चैनल फ्राउड नंबर होता है v बाय अंडर रूट जी वाई। क्यों, वैसे तो फ्राउड नंबर इन जनरल v बाय अंडर रूट जी डी होता है, वेयर d इज द a बाय t रेशो, a बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन टॉप विड्थ होता है g, लेकिन इस केस में वो y के इक्वल ही आ जाता है। तो ये फॉर्मूला होता है फ्राउड नंबर का। तो इससे हम देखेंगे, इसको लिखूंगा 2v डिवाइड बाय अंडर रूट 9.81। आप लोग ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करेंगे क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, तो आप 9.8 लेके भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग रखनी है इस एग्जाम में। 9.81 इंटू वाई कितना है मेरा 0.6, ठीक है। यहां से आप v निकाल लेंगे, v आ जाएगा 4.849 मीटर पर सेकेंड, दैट विल बी द v। अब इस v को क्या करिए, इस फॉर्मूले में डाल दीजिए। इस फॉर्मूले में डालेंगे तो e का आंसर आ जाएगा 1.8 मीटर। समझ गए, यहाँ पे 0.6 4.849 स्क्वायर बाय 2g करेंगे तो 1.8 मीटर आंसर आ जाएगा।
हम लोग कैलकुलेशन में क्यों टाइम वेस्ट करें, हमें तो तरीका देखना है और आंसर्स देखने हैं बेसिकली, क्योंकि इस टॉपिक के यूपीपीएससी के सॉल्यूशन एग्जाम पेपर मिल जाएगा आपको ऑनलाइन, लेकिन सॉल्यूशन और आंसर की नहीं है कहीं पे भी अवेलेबल। तो आप लोग यहाँ पे बहुत अच्छा सोर्स है, यहाँ पे आप स्टडी कर सकते हैं, अच्छे से आंसर्स पता चल रहे हैं, उनके सॉल्यूशंस पता चल रहे हैं डिटेल। और अगर आपको और इसमें डिटेल पूरा कोर्स चाहिए, लमसम कोर्स शॉर्ट टर्म में तैयारी करने के लिए, तो आप CIZ+.com पे विजिट कर सकते हैं, हमारी एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको लमसम पैक मिल जाएगा कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए विद डिटेल्ड क्विजेज, असाइनमेंट्स एंड कोर्स वीडियोस। तो ये आपको अच्छे से तैयारी करने के लिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर तो हम यहाँ पे कर ही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर चैनल द कॉन्जुगेट डेप्थ्स ऑफ द फ्लो बिफोर एंड आफ्टर द हाइड्रोलिक जंप आर 0.25 मीटर एंड 1.25 मीटर। देखो कॉन्जुगेट डेप्थ होती है जो हाइड्रोलिक जंप पे डेप्थ होती है, जैसे कि ये होती है ना हाइड्रोलिक जंप बेसिकली। अगर मैं इस फर्स्ट डेप्थ को बोलूं y1 और इसको बोलूं y2, हाइड्रोलिक जंप बनती कैसे है, जब सुपर क्रिटिकल फ्लो सब क्रिटिकल फ्लो से मिलता है तो हाइड्रोलिक जंप बनती है। इन y1 और y2 में अच्छा खासा डिफरेंस होता है, तभी एक जंप फॉर्म होती है बेसिकली। तो y1 और y2 इसकी दो डेप्थ्स हैं, इसको बोलते हैं या तो सीक्वेंट डेप्थ बोलते हैं या फिर कॉन्जुगेट डेप्थ बोलते हैं, एक ही बात है। तो y1 और y2 कह रहा है दो डेप्थ है। अब ये जो हाइड्रोलिक जंप जब भी बनती है ना, इसमें ना फ्रिक्शन और हीट की वजह से कुछ एनर्जी लॉस होता है, जिसको बोलते हैं डेल्टा ई। उसका एक फॉर्मूला होता है एनर्जी लॉस निकालने का, दैट इज डेल्टा ई इज इक्वल टू y2 माइनस y1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 4y1 y2। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी लॉस। अब ये फॉर्मूला बस फॉर्मूले के लिए हमें फॉर्मूले में आंसर ही भरना है। तो 1.25 माइनस 0.25 का क्यूब डिवाइडेड बाय 4 इंटू 0.25 इंटू 1.25, दैट विल बी द केस। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आएगा, क्योंकि मैंने सॉल्व किया हुआ है, हम लोग कैलकुलेशन में क्यों फोकस करें, 0.8 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। जो अगर कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे या मैनुअल सॉल्व करूंगा, मैं तो कहूँगा मैनुअल सॉल्व कीजिए, कैलकुलेटर क्यों करना है। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0.8 मीटर आंसर आएगा, और दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन, 0.8 मीटर का एनर्जी लॉस होगा। ठीक है। डिस्चार्ज थ्रू अ वी नॉच वेरीज एस, जैसे उसने वियर का पूछा था, ऐसे ही वी नॉच का पूछ रहे हैं इस बार। तो वी नॉच भी क्या होता है, एक डिस्चार्ज मेजरिंग डिवाइस होता है। अगर आपको नहीं पता बाय चांस, तो वी नॉच क्या होता है, ऐसा एक डिवाइस होता है जो हम लोग किसी भी लेट से किसी फ्लोइंग सरफेस पे ऐसे लगा देते हैं वी नॉच, और यहाँ पे ना कुछ ऐसे एक हेड बनता है, बोलेंगे एच, और ये हम लोग इस हेड को देखते हैं कि ये वी नॉच पे कितनी हाइट पे है। उस एच से कह रहे हैं ये वेरी कैसे करता है मेरा डिस्चार्ज, तो उसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए वी नॉच का। तो वी नॉच के फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू 8/15 अंडर रूट 2G इंटू tan θ/2। यहाँ पूरा आ जाएगा, एक सेकेंड, पूरा नहीं आएगा यहाँ पे, मैं थोड़ा सा पहले से लिखता हूँ। Q इज इक्वल टू 8/15 अंडर रूट 2G इंटू tan θ/2 इंटू h की पावर 5/2 इंटू CD। CD क्या है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। क्यों लगाना पड़ रहा है, क्योंकि अगर नहीं लगाएंगे वो थियोरेटिकल हो जाएगा। एक्चुअल डिस्चार्ज के लिए CD लगाना पड़ता है, क्योंकि ये Q एक्चुअल है। ठीक है। और यहाँ पे सर θ/2 क्या है, थीटा क्या है, थीटा यार ये एंगल है, ये दूसरे कलर से दिखाऊंगा, ये एंगल को बोलते हैं थीटा। तो इसका θ/2 tan, ये सारा फॉर्मूला आ जाएगा। इसमें L नहीं होता, क्योंकि ये इस वियर की ये प्लेट होती है, इसका कोई लेंथ नहीं होती, तो इसमें लेंथ की टर्म नहीं आती। h की पावर 5/2 आता है, तो ये कैसे वेरी करेगी, h की पावर 5/2 से वेरी करेगा, और डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द ट्रेपेजॉइडल चैनल विद बेस विड्थ ऑफ 5 मीटर
and side slope of 2:1 conveys water with the depth of 1 meter and velocity of 3.13 meters per second. The flow in the channel will be. अब इसने फ्लो इन द चैनल मतलब कि किस टाइप का फ्लो है, ऑप्शन से हम देखते हैं फ्लो किस टाइप का है। अब किस टाइप का फ्लो है ना वो फ्राउड नंबर बताता है। कैसे? अगर मेरा फ्राउड नंबर 1 से कम है तो दैट इज सब क्रिटिकल फ्लो। अगर मेरा फ्राउड नंबर 1 है दैट इज क्रिटिकल फ्लो। अगर मेरा फ्राउड नंबर 1 से ज्यादा है दैट इज सुपर क्रिटिकल फ्लो। डिटेल में नहीं जाएंगे कि क्या 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 इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं क्योंकि वो पूछा नहीं गया। हमें पता है फ्राउड नंबर अगर हमने निकाल लिया, सबसे इजीएस्ट अप्रोच यही है कि फ्राउड नंबर अगर आ गया तो उससे हमारा क्या आ जाएगा, उससे हमारा फ्लो का टाइप पता चल जाएगा। तो फ्राउड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? FR इज इक्वल टू V अपॉन GD। क्योंकि ये ट्रेपेजॉइडल सेक्शन है तो D क्या होता है यहाँ पे? A बाय T एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन टॉप विड्थ। ये हमें निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक ट्रेपेजॉइडल सेक्शन बनाता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ इसको सॉल्व कैसे करना होता है बिल्कुल फास्ट वे में। बेस विड्थ क्या है मेरी, बेस विड्थ क्या है 5 मीटर और डेप्थ ऑफ द फ्लो क्या है 1 मीटर। ठीक है, यहाँ 1 मीटर की डेप्थ है, इसको ज्वाइन कर देता हूं। और इसने बोला हुआ है कि जो स्लोप है ना वो है वन वर्टिकल तो 2 हॉरिजॉन्टल। तो ऐसे चलना है, देखो कैसे चलना है। यहाँ पे 1 वर्टिकल जा रहा है तो 2 हॉरिजॉन्टल जाएगा, मतलब 1:2 तो 2 मीटर यहाँ पे 2 मीटर यहाँ पे। मेरे ये एक शॉर्टकट है। आप इससे ऐसे तो ऐसे भी चल सकते हो कि 1 वर्टिकल और 2 ऐसे लिखते हैं, जनरली देखा होगा आपने। इससे बचने के लिए जैसे अगर मान लो यार 3:2 है तो बस देख लेना, रेशो देख लेना, अगर ये 3 जा रहा है तो वो 2 जाएगा। इसलिए इस बार क्या हो रहा है, एक वर्टिकल जाने पे 2 हॉरिजॉन्टल चलना है, ऐसी स्लोप है। तो यहाँ पे 2 मीटर 2 मीटर और ये 5 तो है ही। मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, इस ट्रेपेजियम का वो निकाल रहा हूँ, ए निकाल रहा हूँ, एरिया क्या होता है ट्रेपेजियम का, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स 5 + 4 9, हाफ भी आता है, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है 1 मीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो इसका जो एरिया आता है, इसका एरिया आता है 7 मीटर स्क्वायर और इसकी जो टॉप विड्थ है जो T है वो है 5 + 4 9 मीटर। तो इसका A/T, इसको मैं D नाम दे रहा हूं, हाइड्रोलिक डेप्थ बेसिकली। तो वो कितना हो जाएगा 7/9। मैं पुट नहीं कर रहा हूं। अब मुझे क्या करना है, फ्राउड नंबर निकालना है। फ्राउड नंबर क्या होता है V/GD और V तो मुझे पता है 3.13 मीटर पर ये दिया हुआ है मेरे को। वेलोसिटी G भी पता है, D भी पता चल गया। सर ये डेप्थ का कहाँ यूज आया, यहाँ पे आया यूज 1 मीटर का। तो अब मेरे को क्या करना है, फ्राउड नंबर निकालना है। फ्राउड नंबर होगा F = V/√GD। दोबारा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, दैट इज 3.13 डिवाइडेड बाय √9.81 इंटू D कितना है मेरा 7/9 और इसका आंसर आ जाएगा, लेट मी चेक, 1.133। तो ये 1 से बड़ा हुआ। इसने फ्राउड नंबर की वैल्यू नहीं पूछी हुई थी, लेकिन हमें पता है ये फ्राउड नंबर 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू, इसका आंसर आ जाएगा दैट इज सुपर क्रिटिकल फ्लो है। ये सुपर क्रिटिकल फ्लो है। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा हुआ था मेजर लॉस ऑफ हाइड्रोलिक एनर्जी इन अ पाइप फ्लो ऑकर्स इन अ लॉन्ग पाइप ड्यू टू। पूछ रहे हैं, देखो पाइप फ्लो में हमें पता है लॉसेस होते हैं जाते जाते, एक जैसे जैसे पाइप में पानी ट्रेवल करता है उसमें डिफरेंट लॉसेस होते हैं। कैसे कैसे लॉसेस होते हैं, फ्रिक्शन लॉसेस होते हैं,
ड्यू टू बेंड्स लॉसेस होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन लॉसेस होते हैं, सडन एनलार्जमेंट लॉसेस होते हैं, एग्जिट के कारण लॉसेस होते हैं, एंट्री के कारण लॉसेस होते हैं, ये सब लॉसेस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। इसमें बोल रहा है मेजर लॉस किसकी वजह से होता है, हमें पता ही है पाइप फ्लो में दो तरह के लॉस होते हैं। फर्स्ट वन इज मेजर लॉस, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा इसने, और सेकंड वन इज माइनर लॉस। मेजर लॉस किसकी वजह से होता है, फ्रिक्शन की वजह से, सिर्फ जो डार्सी-विशबैक कोफिशिएंट उस वाले फॉर्मूले से आता है FLV²/2GD। और माइनर लॉस बहुत सारे होते हैं, एंट्री, एग्जिट, सडन एनलार्जमेंट, कॉन्ट्रैक्शन एटसेट्रा, बहुत सारे मैंने अभी नाम लिए, बहुत सारे ये होते हैं माइनर लॉस। तो मेजर लॉस किसकी वजह से हुआ, फ्रिक्शन। मतलब जो टोटल अगर लॉस देखा जाए तो उसका मैक्सिमम परसेंटेज किसकी वजह से होता है, फ्रिक्शन लॉसेस की वजह से होता है, वो हीट के लॉस में कन्वर्ट होता है। तो मेरा मेजर लॉस क्या हुआ, हम बोलते ही हैं पढ़ते हुए कि पाइप फ्लो में जब लॉसेस पढ़ते हैं मेजर लॉस होता है फ्रिक्शन की वजह से। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट हाइड्रोलिक चैनल क्रॉस सेक्शन शुड हैव। देखो आप देख रहे होंगे बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं ओपन चैनल फ्लो से। ओपन चैनल फ्लो में भी जो फर्स्ट टू टॉपिक्स हैं यूनिफॉर्म फ्लो और मेरा स्पेसिफिक एनर्जी वाले, उनसे काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स से बल्कि कम क्वेश्चन है। ओपन चैनल फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट, जो गेट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ओपन चैनल फ्लो एक मेरा स्टार टॉपिक बनता है जो कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ना है। और उसमें फॉर्मूले ज्यादा हैं, कंसेप्ट हैं बस कुछ कुछ, उसको अगर ध्यान में रखते हैं। जैसे कि पूछा हुआ है बेस्ट हाइड्रोलिक चैनल कौन सा होता है, देखो देखो बेस्ट हाइड्रोलिक चैनल का मतलब है कि अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस लूं, लेट्स से मान लो मैं ये चार क्रॉस सेक्शंस ले रहा हूं चैनल की, पहला ट्रेपेजॉइडल है, दूसरा रेक्टेंगल है, तीसरा सेमी सर्कल सा है हॉर्स शू टाइप का, और फोर्थ है मेरा वी शेप या ट्रायंगुलर शेप। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं कि इसमें मेरा बेस्ट हाइड्रोलिक चैनल का क्या मतलब, एक तो मतलब समझो बेस्ट का। बेस्ट वो होता है कि जो मैक्स मतलब एक सेम एरिया में, अगर मैं इसका भी एरिया ए है, इसका भी एरिया ए है, एरिया तीनों के चारों के सेम है, सेम एरिया में इन चारों में से जो सबसे ज्यादा डिस्चार्ज कैरी कर जाए वो मेरा होगा बेस्ट हाइड्रोलिक चैनल। क्योंकि मैं चाहता हूं मेरे चैनल में से मैक्सिमम डिस्चार्ज फ्लो हो, और मैं एरिया पे वो नहीं करना चाहता, मैं चैनल को बड़ा छोटा, अब बहुत बड़ा चैनल, जो जितना बड़ा चैनल उतना ज्यादा डिस्चार्ज, मैं एरिया को कांस्टेंट रख के मैं चाहता हूं कि मेरा डिस्चार्ज मैक्सिमम हो जाए। तो उसमें मैं क्या देखूंगा कि अगर एरिया को कांस्टेंट मान लूं, फिर डिस्चार्ज डिपेंड किस पे कर रहा है, मैनिंग्स फॉर्मूला पे दोबारा चलते हैं। Q इज इक्वल टू 1/n A इंटू R को ना इस बार मैं जो हाइड्रोलिक रेडियस को डिवाइड करके लिख रहा हूं, A/P होता है ना वो, √S। ठीक है, इसमें लिख रहा हूं। तो A तो मेरा कांस्टेंट और स्लोप भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट सब कुछ कांस्टेंट है, N भी कांस्टेंट है। तो बचा क्या फिर, पैरामीटर बचा, क्योंकि पेरीमीटर ही अलग, इसका पेरीमीटर अलग होगा, इसका पेरीमीटर अलग होगा, इसका पेरीमीटर अलग होगा, क्योंकि शेप अलग है, पेरीमीटर तो शेप डिपेंडेंट होता है। तो पेरीमीटर पे डिपेंड हुआ, तो मेरे को क्या पता चला, Q इज प्रोपोर्शनल टू 1/P⁻²/3, मतलब इनवर्स रिलेशन है Q और P में, इनवर्स रिलेशन है इस पावर के 2/3 पावर का। तो जितना ज्यादा पेरीमीटर कम होगा उतना ज्यादा डिस्चार्ज होगा, और ये इकोनॉमिकल भी पड़ता है, क्योंकि जितना कम पेरीमीटर होगा चैनल का उतनी ज्यादा कम लाइनिंग पे कॉस्ट, जो मटेरियल का कॉस्ट जिस पे सीमेंटिंग करनी पड़ेगी, इसकी लाइनिंग करनी पड़ेगी ताकि इरोड ना हो सरफेस, वो कम पड़ेगी। और मेरा इकोनॉमिकल भी पड़ता है, बेस्ट सेक्शन भी पड़ता है, इसका डिस्चार्ज भी सबसे मैक्सिमम होता है जितना कम पेरीमीटर होता है। और इसका साइंटिफिक रीजन ये है, अगर मैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी में रिलेशन बताऊं,
क्योंकि जितना कम पेरीमीटर होगा उतना कम कांटेक्ट होगा वाटर सरफेस से, उतना कम लॉसेस होंगे फ्रिक्शन के कारण। तो दैट इज द मेजर रीजन। ये तो हमें इस रिलेशन से पता चल रहा है, लेकिन अगर पूछे कि है क्यों ऐसा, तो जितना कम कांटेक्ट होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन लॉस कम होगा, तो इस वजह से डिस्चार्ज मेरा उस केस में मैक्सिमम आता है। तो इस केस में होगा आंसर मिनिमम वेटेड पैरामीटर। यहाँ पी जो है टोटल पैरामीटर नहीं होता, वेटेड पैरामीटर होता है ऑफकोर्स। तो बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। इसको लास्ट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन, द कंडीशन फॉर द फ्लो ऑफ फ्लूइड इन द बर्नौलीज इक्वेशन आर अज्यूम्ड एज। पूछा हुआ जो बर्नौली इक्वेशन होती है, जो हमारी बर्नौली इक्वेशन है डायनेमिक नेचर ऑफ द फ्लूइड में जो हम पढ़ते हैं, उसकी कंडीशंस क्या हैं। तो जो बर्नौली इक्वेशन है, अगर मैं इसकी नोट ही करवा दूं तो इसकी कंडीशंस है ये। एक तो फ्लो शुड बी अलोंग स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए, टर्बुलेंट फ्लो नहीं होना चाहिए, रैंडम फ्लो नहीं होना चाहिए, एक स्ट्रीम ट्यूब के अलोंग फ्लो होना चाहिए। दूसरा जो मेरी कंडीशन है दैट इज फ्लो इज स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल। पूरा नहीं लिखता, स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल लिख देता हूं। और द थर्ड कंडीशन है दैट इज फ्लो शुड बी आइडियल। वैसे तो बर्नौली इक्वेशन आइडियल फ्लूइड के लिए ही वैलिड है। आइडियल फ्लूइड मतलब वैसे तो वो जो इनकम्प्रेसिबल भी हो, आइडियल फ्लूइड का बेसिक जो सबसे मीटर सेंस बनती है दैट शुड बी नॉन विस्कस। उसकी विस्कोसिटी 0 होनी चाहिए आइडियल फ्लूइड की। दैट शुड बी द केस। जो बर्नौली इक्वेशन है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडियल फ्लूइड का में ही यूज कर सकते हैं, नॉन आइडियल फ्लूइड में नहीं यूज करते, एरर आएगा। लेकिन हम जनरली यूज कर देते हैं अदर लिक्विड्स में भी जब न्यूमेरिकल दिया होता है। लेकिन आइडियल जो बर्नौली इक्वेशन जब डिराइव हुई थी ऑयलर्स इक्वेशन को इंटीग्रेट करके, तो ये कंडीशन का पालन हुआ था, उसके बिना बर्नौली इक्वेशन ना आ पाती। दीज आर द बेसिक अजम्पशन इन द बर्नौली इक्वेशन। तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या इसका फॉलो कौन कौन कर रहा है। पहला ऑप्शन है स्टेडी, इनकम्प्रेसिबल एंड आइडियल, बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं क्योंकि इसमें अलोंग स्ट्रीमलाइन नहीं दिया हुआ। स्टेडी, इरोटेशनल एंड यूनिफॉर्म ना, इरोटेशनल की भी जरूरत नहीं है और यूनिफॉर्म की भी जरूरत नहीं है। यूनिफॉर्म होगा तो मतलब हर पॉइंट पे वेलोसिटी सेम हो, ऐसा जरूरी नहीं है, उसमें कोई जरूरत नहीं है। यूनिफॉर्म तो तब होता है जब प्रिज्मेटिक चैनल के अलोंग फ्लो सेम चलता रहे तो वेलोसिटी सेम रहती है। नहीं, ये जरूरत नहीं है, ये ऑप्शन होगा गलत। स्टेडी, यूनिफॉर्म एंड इनकम्प्रेसिबल, यहाँ पे भी यूनिफॉर्म ने गलत कर दिया तो ये भी गलत। नन ऑफ द अबव तो है ही गलत, पहला ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। द गैसेज आर कंसिडर्ड इनकम्प्रेसिबल इफ मार्च नंबर इज। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, जनरली कई बार हम लोग मार्च नंबर के बारे में नहीं पढ़ते, पढ़ के छोड़ देते हैं, लेकिन इसने थोड़ा सा कुछ लीग से हटके क्वेश्चन पूछने की कोशिश की। मार्च नंबर क्या होता है बेसिकली, मार्च नंबर ना वहां पढ़ते हैं हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस एंड सिम्पलीट्यूड में, जहां मॉडल एनालिसिस करते हैं। मार्च नंबर क्या होता है, मार्च नंबर इज अंडर रूट ऑफ इनर्शियल फोर्स। जैसे फ्राउड नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर, ये सारे नंबर है, इसी टाइप का एक नंबर है मार्च नंबर। इनर्शियल फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द फ्लूइड। ये है मार्च नंबर का फॉर्मूला, ठीक है। तो बोल रहा है इसमें ना, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ही थ्योरेटिकल है। इसमें जब मार्च नंबर का टॉपिक पढ़ते हैं तो एक कंडीशन लिखी होती है, एम से डिनोट करते हैं। इसमें कंडीशन दी होती है मार्च नंबर के कंडीशन में कि अगर मार्च नंबर मेरा 0.3 से ज्यादा है ना, तो मैं गैसेस को इनकम्प्रेसिबल कंसीडर कर सकता हूँ। ये हमारी लीग से बाहर है, जनरली मैकेनिकल इंजीनियरिंग का टॉपिक है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि मार्च नंबर 0.3 से ज्यादा है तो मेरा क्या होगा, गैसेस को इनकम्प्रेसिबल हम लोग पता कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन पता चल गई। और इसकी चीजें होती हैं जैसे कि अगर मार्च नंबर 1 से कम है, और अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन मुझे देनी हो, अगर मार्च नंबर 1 से कम है दैट इज सबसोनिक फ्लो।
अगर मार्च नंबर 1 है दैट इज सोनिक फ्लो, अगर मार्च नंबर 1 से ज्यादा है दैट इज सुपरसोनिक फ्लो, अगर मार्च नंबर 5 से ज्यादा है दैट इज हाइपरसोनिक फ्लो। ठीक है, ये आप समझ गए। तो ये ये कुछ चीजें हुई मार्च नंबर के रिलेशन में। पिछली बार 2013 में ये पूछा था, इस बार क्या पता इधर से कुछ क्वेश्चन आ जाए। ये मार्च नंबर की डिटेल है, मार्च नंबर इसलिए काम आता है। अगला कुछ और क्वेश्चन आएगा तो मार्च नंबर के बारे में और पढ़ेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन है द टाइप ऑफ वॉर्टेक्स, ठीक है, वॉर्टेक्स रोटेशन से रिलेशन होता है वॉर्टेक्स का, फॉर द फ्लो ऑफ वाटर इन अ वॉश बेसिन व्हेन इट इज बीइंग एम्प्टीड थ्रू अ सेंट्रल ओपनिंग इज कॉल्ड। देखो बोल रहा है कि क्वेश्चन का मतलब ये है, जैसे कि हमने एक वॉश बेसिन बनाई, ठीक है, नलका चलाया और पानी अब खाली होने, वॉश बेसिन नलका बंद कर दिया और वॉश बेसिन में से पानी ऐसे से निकल रहा है, तो एक रोटेशन में घूमता हुआ नहीं निकलता। तो बोल रहा है कि वो जो फ्लो होता है वो किस टाइप का रोटेशनल वॉर्टेक्स होता है। एक है फोर्स्ड वॉर्टेक्स, एक है मेरा फ्री वॉर्टेक्स, एक है रोटेशनल वॉर्टेक्स, एक है रेनकाइन वॉर्टेक्स। किस टाइप का वॉर्टेक्स होता है? तो बेसिकली दो ही वॉर्टेक्स में नापा जाता है, एक तो फ्री वॉर्टेक्स होता है, एक फोर्स्ड वॉर्टेक्स होता है। फ्री वॉर्टेक्स होता है जब फ्लो है मेरा इरोटेशनल, और फ्री वॉर्टेक्स का मतलब है जब मैंने फ्लूइड को कोई एडिशनल पावर नहीं दी है रोटेशन के लिए। इरोटेशनल का फ्लो का मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो अपने सेंटर ऑफ मास के बहुत रोटेट नहीं कर रहे। मतलब अगर पार्टिकल्स ऐसे हैं रोटेट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो ये ऐसे ही रहेंगे। ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं रोटेट कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। जो रोटेशनल फ्लो है उसमें क्या होगा, रोटेशन ऐसे हो जाती है, ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी रोटेट करने लग जाते हैं, ऐसे होने लग जाते हैं। ठीक है, खुद भी रोटेट कर रहे हैं अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट, यहां नहीं कर रहे। यहाँ पे ये इरोटेशनल फ्लो है और ये रोटेशनल फ्लो है, ये फर्क है। और जो मेरा फोर्स्ड वॉर्टेक्स होता है वो होता है मेरा रोटेशनल, उसमें कुछ एडिशनल पावर चाहिए होती है। मैं एक्सटर्नल एनर्जी देता हूं रोटेशन के लिए, उसमें पार्टिकल्स अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी रोटेट करते हैं। जैसे कि वॉशिंग मशीन का जो फ्लो होता है, वॉशिंग मशीन में हम पावर दे रहे हैं घूमने के लिए, दैट इज द फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो। जो वॉश बेसिन है, वॉश बेसिन में वो अपनी उस वॉश बेसिन की सरफेस के कारण घूम रहा है, हमने उसको एडिशनल कोई पावर नहीं दी है, दैट इज द फ्री वॉर्टेक्स, सॉरी फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो। इसको फ्री वॉर्टेक्स फ्लो भी बोला जाता है क्योंकि ये किसी एडिशनल इक्वेशन से फॉर्म नहीं हुआ, ये फ्री वॉर्टेक्स अपनी शेप के कारण फॉर्म हुआ है। दीज आर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द फ्लूइड मैकेनिक्स। इनिशियल क्वेश्चन है, इसकी अगली वीडियोस भी बनेंगी, आप कंटिन्यू रखिए अपनी प्रिपरेशन को। हम लोग वीडियो लंबा ना करते हुए थोड़ी 13 क्वेश्चंस की वीडियोस बनाएंगे, आप लोग फॉलो कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए वीडियोस को। हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, प्रिपरेशन अच्छी रखिए। थैंक यू। इसी तरह इंजीनियरिंग की और भी कंसेप्चुअल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, और हमारे साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिंक्स के साथ जुड़ सकते हैं। और कंप्लीट कोर्सेज के लिए आप जाएं www.cizplus.com पर, या फिर आप मोबाइल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका नाम है CIZ Plus, एंड इट्स लिंक इज ऑल्सो अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।